लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया है, वहीं वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में साउथ से एंट्री करने जा रहा है। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमगलूर से जीती थी। इसके बाद 1980 में इंदिरा ने आंध्र के मेडक सीट से जीत हासिल की थी। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से किया था। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में बेल्लारी सीट उन्होंने छोड़ दी थी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई थी कि इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। चर्चा ये भी आई कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतार कर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करते आई है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वे इस चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोट से चुनाव जीत पाई थी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी हमने प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी को आमने सामने देखा है। हालांकि प्रियंका ने कभी खुलकर स्मृति पर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी की नकल उतारती नजर आई थी। 2019 में स्मृति को अमेठी से मिली जीत के बाद से वो इस सीट को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में स्मृति को अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी और कई लोगों ने स्मृति को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों से यह अपील की थी कि स्मृति ईरानी को ट्रोल न किया जाए। लोगों ने राहुल गांधी की इस बात पर खूब प्यार जताया था। प्रियंका गांधी और उनके चचेरे भाई वरुण गांधी की बात करें तो बीजेपी इस बार पुरजोर कोशिश में थी कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में आती हैं तो पार्टी वरुण गांधी को इस सीट से उम्मीदवार बना दे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वरुण गांधी ने इससे साफ मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है और दोनों भाई बहनों के बीच फोन पर बात होती रहती है। हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। प्लीज एक मिनट प्लीज। नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं फिर माननीय सदस्य, आप अगर आप चाहते हैं प्लीज। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो मैं 3 ही नाम यूज करूं। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा। और आप वीडियो आप मत उठिए सब, प्लीज।
समझाइए उनको। हाँ, आप Speaker sir, the Chakravyuh that has captured India has three forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया. कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म. आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है. इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है. तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है. बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है. अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.